ये मूवी एमसीयू की फर्स्ट मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में कोनार प्रोविंस अफगानिस्तान एरिया से होती है जहां यूएस आर्मी की बेस है। वहीं पर हम देखते हैं टोनी स्टार्क को। वो एक गाड़ी में यूएस आर्मी के साथ जा रहे होते हैं। तभी वहां आतंकवादियों का हमला होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। तभी वहां लड़ाई के दौरान टोनी स्टार्क के सामने स्टार इंडस्ट्रीज जो उसी की कंपनी है उसका एक बम आकर फट जाता है और टोनी स्टार्क घायल हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में 36 घंटे पहले चली जाती है, जहां हम देखते हैं टोनी स्टार्क का नाम नॉमिनेट किया जा रहा है आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए। टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त ओडम्बिया स्टैन के साथ मिलकर इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहां पर आर्म डीलिंग और बहुत सारे इन्वेंशन किए जाते थे। पर वहां अवार्ड लेने के लिए टोनी स्टार्क नहीं होते। उनकी जगह यह अवार्ड ओडम्बिया स्टैन लेते हैं। और यहाँ पर हम मिलते हैं जेम्स रोड से। जेम्स रोड टोनी स्टार्क का फ्रेंड होता है और हम देखते हैं टोनी स्टार्क कैसीनो में गेम खेल रहा होता है। जेम्स टोनी से मिलता है और उसे वो ट्रॉफी देता है। टोनी स्टार्क ट्रॉफी किसी और को दे देता है। तभी वहाँ एक जर्नलिस्ट आती है, क्रिस्टीन एवहार्ड। वह टोनी का इंटरव्यू लेती है और उसे कहती है कि आप जो ये हथियार बेचते हैं यह दुनिया को तबाही की ओर ले जा रही है। पर टोनी स्टार्क कहता है एक न एक दिन यह दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, तब हमें हथियारों की ज़रूरत होगी और जब हमारे पास बंदूक हथियार होंगे ही नहीं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। फिर टोनी स्टार्क उस जर्नलिस्ट को अपने घर ले जाता है जो कि मलिबू कैलिफोर्निया में है। वहाँ एक रात रुकने के बाद अगली सुबह हम टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट पेपर पोर्ट को देखते हैं और वो टोनी स्टार्क से कहती है, सर आपकी डील है अफगानिस्तान में और आपका जेट आपका इंतज़ार कर रहा है। जेम्स रोड टोनी स्टार्क का वेट कर रहा होता है। फिर टोनी अफगानिस्तान की डील के लिए निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम देखते हैं टोनी स्टार्क घायल है और उसके सीने में एक मशीन लगा होता है जिसकी तार एक बैटरी से कनेक्टेड होती है और वह बैटरी ही टोनी की जान बचाकर रखी होती है। और टोनी स्टार्क उठता है और उसके पास खड़े एक आदमी जिसका नाम पियंसन है उससे पूछता है ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जब बम एक्सप्लोजन हुआ था तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे अंदर चले गए जिन्हें हम निकाल नहीं सकते, इसलिए बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की ताकि वो छोटे पार्टिकल्स तुम्हारे दिल के करीब जाने से रोकेगी। उसी वक्त उस टेररिस्ट के लीडर की एंट्री होती है और वो टोनी स्टार्क से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम मेरे लिए चेरिको मिसाइल बना दो, क्योंकि वो मिसाइल से हम यूएस पर हमला करेंगे। टोनी स्टार्क टेररिस्ट को मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यह चेरिको मिसाइल नहीं बनाऊंगा। आतंकवादी टोनी स्टार्क को दिखाता है कि उसके द्वारा बनाए गए सारे हथियार उसके पास मौजूद है और जिन लोगों को तुम ये हथियार बेचते हो वो ये हथियार हमें काफी महंगे दामों पर बेचते हैं। और फिर टोनी स्टार्क को कहता है कि तुम हमें जेनिको मिसाइल बना कर दो और तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। फिर टोनी रूम में एंसन से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वह कहता है यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, यह एक रेगिस्तान में बना पहाड़ी इलाका है। कुछ समय साथ रहने के बाद टोनी स्टार्क और एंसन दोस्त बन जाते हैं और टोनी स्टार्क उससे अपना आइडिया बताता है कि हम एक ऐसा आयरन सूट बनाएंगे जिस पर गोली का असर नहीं होगा और उसके जरिए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर वह इस काम को करना शुरू कर देता है। टोनी मिसाइल से पैलेडियम नाम का तत्व निकालता है जिसे वह आर्क रिएक्टर को चला सके। आर्क रिएक्टर वही है जो टोनी की छाती पर मशीन लगी है जिसमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक पावर दे सके। कुछ ही टाइम में टोनी स्टार्क आर्क रिएक्टर बना देता है जो किसी भी मशीन को एनर्जी देने में सफिशिएंट हो। टोनी स्टार्क ब्लूप्रिंट में एंसन को दिखाता है कि हमें यह आयरन सूट बनाना है। अब वह सूट कंप्लीट हो जाता है। तभी उन आतंकवादियों को इसके बारे में पता चल जाता है और वो टेररिस्ट जब टोनी स्टार्क को मारने के लिए आ रहे होते हैं तो एंसन उसे सूट को रेडी करने को बोलता है और वहां से उन आतंकवादियों से लड़ने चला जाता है ताकि टोनी को कुछ और समय मिल सके। तभी एंसन को गोली लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है और टोनी के सामने दम तोड़ देता है। यह देखकर टोनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से सभी लोगों को मारता हुआ वह आगे निकल जाता है और गुफा से बाहर निकलकर देखता है कि स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियार वहाँ पर हैं। वह सभी को जलाकर खत्म कर देता है और वहाँ से अपनी सूट के जेट पावर से उड़कर दूर रेगिस्तान में गिर जाता है। रेगिस्तान में गिरते ही टोनी का आयरन सूट जिसका नाम मार्क 1 है वह गिरकर बिखर जाता है। कुछ टाइम में टोनी स्टार्क की टीम और उसका फ्रेंड जेम्स रोड उसे ढूंढ लेते हैं और उसे रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं। और कैलिफोर्निया पहुँचते ही सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड हैप्पी को कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर ही ओडिविया स्टैन टोनी का वेलकम करते हुए अंदर की ओर जाते हैं और वहां के सभी रिपोर्टर टोनी स्टार्क से जानना चाहते थे कि आखिरकार वह अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ।
आप बचकर कैसे निकले। फिर टोनी सभी से कहता है आप सभी नीचे बैठ जाइए और वह भी वहीं ज़मीन पर नीचे बैठ जाता है और कहता है मेरी कंपनी के बहुत सारे हथियार उन टेररिस्ट के पास है और मुझ पर उन्हीं से हमला हुआ और आज मैं सभी के सामने यह खुलासा करता हूं कि आज के बाद स्टार्क इंडस्ट्री हथियार नहीं बनाएगी। यह कहते ही चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। ओबेडाय बीच में आकर कहता है यह अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से आया है, इसलिए अभी इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। ओबेडाय टोनी स्टार्क से पूछता है आखिरकार तुम्हारे साथ वह हुआ क्या था और तुम वहां से बाहर कैसे आए। टोनी कहता है मुझ पर आतंकवादियों का हमला हुआ था और जेरिको मिसाइल बनाने को कहा गया। मैंने एक आयरन सूट बनाया और वहां से भाग गया। फिर टोनी स्टार्क ने उसे अपना आर्क रिएक्टर दिखाया। ओबेडाय स्टैन कहता है कि इस आविष्कार को हमें दुनिया को दिखाना होगा, पर टोनी इससे दिखाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। टोनी अपने आर्क रिएक्टर को डेवलप करता है और अपने छाती पर लगे पुराने आर्क रिएक्टर को नए से रिप्लेस करता है। इसकी हेल्प के लिए वह पेपर पोर्ट को बुलाता है और उसे आर्क रिएक्टर को बदलने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट टोनी के द्वारा बनाए गए आयरन सूट मार्क 1 के टुकड़े को रेगिस्तान से इकट्ठा कर रहे हैं। हम देखते हैं टोनी स्टार्क अपने नए सूट पर काम कर रहा होता है और सूट का नाम मार्क 2 रखा होता है। टोनी अपने इस सूट को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसमें हर छोटी डिटेल पर वह काम करता है और बहुत सारे फीचर्स ऐड करता है। उसके बाद सूट की टेस्टिंग करता है जिसमें वह सूट को काफ़ी ऊपर तक उड़ाकर ले जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वह ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है और वह बर्फ़ में जमने लगता है। फिर अचानक ही वह नीचे गिरने लगता है जिसमें उसका एक एआई होता है जार्विस, जिसे वह आयरन सूट को दोबारा से एक्टिव होने को कहता है। लास्ट मोमेंट में वह गिरने से पहले एक्टिव हो जाता है और फिर से हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद वह घर जाता है। घर आने के बाद वह अपने टेबल पर एक गिफ्ट रखता है जिसमें उसका पुराना आर्क रिएक्टर होता है जिसे पेपर पोर्ट ने उसके लिए संभाल कर रखा था। अब टोनी को पता था कि ज़मीन से ज़्यादा उड़ने पर वह आयरन सूट जम जाती है, इसके लिए उसमें कुछ चेंजेस करता है और उसमें टाइटेनियम और गोल्ड की धातु का प्रयोग करके उसे बेहतर बनाता है। टोनी टीवी पर एक न्यूज़ देखता है कि ओबेडाय स्टैन ने कैलिफोर्निया में एक पार्टी दी होती है, लेकिन उसमें उसने टोनी को इनविटेशन नहीं दिया होता है। यह पता चलते ही टोनी अपनी ओडी से वहां पहुंचता है। वहां टोनी को पेपर पोर्ट मिलती है और वह उसके साथ डांस करता है, कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता है। फिर उसे वहां क्रिस्टीन एवरहार्ड आकर टोनी स्टार्क को बताती है कि जेरिको मिसाइल को तुमने यूएस आर्मी को बेचा था। वैसे बहुत से हथियारों के ऊपर अफगानिस्तान के गुलमीरा नाम के गांव के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यह सुनते ही टोनी काफ़ी भड़क जाता है और वह समझ जाता है कि यह सब ओबेडाय स्टैन ने किया है। फिर वह ओबेडाय स्टैन से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह उसे कहता है यह मेरा बिजनेस है और मैं इसे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टोनी न्यूज में देखता है कि जिस गांव के बारे में क्रिस्टीन एवरहार्ड बता रही थी उस गांव में आतंकी हमले हुए हैं और वहां के लोगों को बंदी बना लिया गया है। साथ ही वहां के आदमियों, बच्चों और औरतों को मार रहे हैं। इसके बाद टोनी अपने आयरन मैन के सूट को पहनकर वहां से चला जाता है, वहां के सारे आतंकवादियों को मार देता है और उसमें से एक को वहां के लोगों के हवाले करके चला जाता है। टोनी को यह भी पता चलता है कि उसकी मिसाइलें उनके अड्डे में है। वह अपनी छोटी सी रॉकेट लॉन्चर को उनकी बड़ी मिसाइलों पर छोड़ देता है और वह बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके के बारे में एडवर्ड एयर फोर्स बेस जो कैलिफोर्निया में है उसे पता चल जाता है और वो सैटेलाइट की मदद से चेक करते हैं कि वो कौन सा विमान है जिसने ये धमाका किया। फिर उनको पता चलता है कि ये विमान इतना छोटा है जिसकी वजह से ये रेडार में शो नहीं कर रहा था। फिर एयरफोर्स ने फाइटर विमान भेजे ताकि उस छोटे से विमान को नष्ट किया जा सके। तब टोनी का फ्रेंड जेम्स रोड टोनी को कॉल करके पूछता है क्या उस विमान में तुम हो, तो टोनी कहता है वाह मैं हूँ आयरन मैन सूट के अंदर। उसके बाद जेम्स रोड अपने फाइटिंग विमान को वापस बुला लेता है और अपने लोगों को बताता है कि ये कोई दुश्मन नहीं है। उसी बीच एक फाइटर विमान क्रैश होता है और उसका पायलट बाहर आ जाता है, पर उसका पैराशूट नहीं खुल पाता और वह जमीन की तरफ गिर रहा होता है। तभी उसे आयरन मैन बचा लेता है। तभी जेम्स रोड का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें रिपोर्टर पूछते हैं कि वह हमले किसने किया था। जेम्स रोड बताता है कि यह हमला दुश्मनों के दुश्मन ने एक दूसरे पर किया और सारे लोग मारे गए। ये न्यूज ओबेडाय स्टैन देख रहा होता है और यह किसने किया यह पता लगाने के लिए आतंकवादी के लीडर के पास जाता है जिसने टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। फिर वहाँ उसे वो बताता है कि वह आयरन मैन सूट के अंदर टोनी स्टार्क ही था जिसने यह सब किया।
फिर आतंकवादी उसे बताता है कि टोनी अब तुम्हें मारने के लिए आने वाला है, पर इसका एक सोल्यूशन है। टोनी ने जब फर्स्ट टाइम आयरन सूट बनाया था तो उसके सारे पार्ट्स कलेक्ट करके असेंबल करके रखा है। वह उससे कहता है कि तुम मुझे मोटी रकम दो और मैं तुम्हें यह सूट डिज़ाइन तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम यह सूट को बनाकर अपनी जान आयरन मैन से बचा सकते हो। पर ओबेडाय स्टैन उसे भी धोखा दे देता है और मार्क 1 सूट को उसे ले लेता है। आयरन मैन को पता चल गया था कि इन सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे ओबेडाय स्टैंड वह पेपर पोर्ट को बुलाता है और ओबेडाय के कंप्यूटर से हैक करके सारी डिटेल लाने को कहता है। पेपर पोर्ट उसके ऑफिस में जाकर उसकी सारी डिटेल पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। तभी उसमें से एक फाइल में वह देखती है कि ओबेडाय ने ही उन आतंकवादियों को टोनी स्टार्क को खत्म करने को कहा था। तभी वहां ओबेडाय स्टैंड आ जाता है और उसे शक हो जाता है कि उसके कंप्यूटर से सारी जानकारी ले ली गई है। ओबेडाय पेपर पोर्ट का पीछा करता है। तभी वहां फिल कॉल्स आता है। यह शील्ड का एक एजेंट होता है और आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का इंटरव्यू की बात करता है। इसी बात के दौरान पेपर पोर्ट को अच्छा मौका मिलता है ओबेडाय स्टैन के ऑफिस से बाहर निकलने का। अब ओबेडाय स्टैन समझ जाता है कि कुछ ही देर में आयरन मैन वहां आ जाएगा और उसे खत्म कर देगा। वह अपने साइंटिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह आर्क रिएक्टर तैयार हो गया, पर साइंटिस्ट ने जो आर्क रिएक्टर बनाया था वह बहुत बड़ा था। साइंटिस्ट कहते हैं जैसा आपको आर्क रिएक्टर चाहिए हम इतना छोटा उसे नहीं बना सकते। टोनी स्टार्क बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने इसे बनाया पर हम नहीं। ओबेडाय स्टैन यह बात सुनते ही परेशान होकर आयरन मैन के घर जाता है और एक डिवाइस की मदद से उसे कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर उसकी छाती से निकाल लेता है। आर्क रिएक्टर के निकलने की वजह से टोनी मरने लगता है, पर उसे याद आता है कि पेपर पोर्ट ने उसका पुराना आर्क रिएक्टर रखा होता है, तो वह उसे लगाकर वह ठीक हो जाता है और आयरन मैन सूट पहनकर ओबेडाय को मारने के लिए चला जाता है। ओबेडाय के पास भी मार्क 1 सूट का कॉपी होता है और वह उसमें आर्क रिएक्टर डालकर बड़ा आयरन सूट तैयार कर लेता है। उसका नाम देता है आयरन मॉन्गर। आयरन मैन आयरन मॉन्गर को रोकने के लिए आता है तो हमें बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग देखने को मिलता है। आयरन मैन और आयरन मॉन्गर में काफ़ी जोरदार लड़ाई होती है, उठापटक होती है और बहुत सारी फायरिंग होती है। पर आयरन मैन समझ गया था कि इतना पावर काफ़ी नहीं है आयरन मॉन्गर को हराने के लिए। तभी आयरन मैन को आइडिया आता है कि अधिक ऊंचाई पर सूट जम जाती है और वह आयरन मॉन्गर को ऊंचाई पर लेकर जाता है और ऊंचाई होने की वजह से सूट जम जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे आने के बाद वह फिर से स्टार्ट हो जाता है और आयरन मैन और आयरन मॉन्गर एक दूसरे को पंच मारते हैं और वहीं गिरते हैं जहां बड़े आर्क रिएक्टर का छत होता है। तो आयरन मैन पेपर पोर्ट को कॉल करके कहता है तुम आर्क रिएक्टर को उसकी मैक्सिमम पावर पर सेट करके ऑन कर दो और आयरन मैन उससे दूर चला जाता है। तभी पेपर पोर्ट बड़े आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है और उसमें से बड़ी वेव निकलती है और आयरन मॉन्गर बड़े आर्क रिएक्टर के पकड़ में आ जाता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें टोनी से पूछा जाता है क्या उस सूट में आप थे। फिर वहां पर शील्ड का एजेंट फिल कॉलिंस आकर एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है इस स्क्रिप्ट में जो है आपको वही कहना है ओबेडाय हवाई हादसे में मारे गए और उस सूट के अंदर आपका बॉडीगार्ड था जो दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ रहा था। वह स्क्रिप्ट लेकर टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ सभी उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं और तभी टोनी भैया ठहरे हमारे लेजेंड वह सभी के सामने रिवील करते हैं और कहते हैं आई एम आयरन मैन। यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जिसमें निक फ्यूरी अपने आप को शील्ड का डायरेक्टर बताता है और टोनी को एवेंजर इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट करता है और इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है।